गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं 5th, जब जनता बगावत करती है। तो हमने इस चैप्टर में अब तक ये पढ़ा कि किस तरह से माहौल बना बगावत का और धीरे धीरे वो बगावत किस तरह एक ऐसे सैनिक जिसने अपने ही अफसरों की हत्या का जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था उसको फांसी लगा दी गई और उसके साथ ही ये बगावत शुरू हो गई। और किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में इस बगावत के लिए अलग अलग जो लोग थे वो अपना सहयोग दे रहे थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो वीर कुंवर सिंह हो जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा है, बंदा सिंह बहादुर जिनका नेतृत्व जिनको एक बादशाह के रूप में घोषित कर दिया गया था, नाना साहब हैं, तात्या टोपे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, कंपनी का पलटवार। अब ये विद्रोह तो शुरू हो गया लेकिन ये विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। उसका कारण ये रहा कि जो मेन तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो संचार था वो, अब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था। तो बहुत सारे कारण रहे, उनमें एक कारण था संचार का। दूसरा, जो आंदोलन हुआ वो एक जुटता में नहीं हो पाया, मतलब लोग आपस में जुड़े तो, लेकिन पूरे देश में एक साथ आंदोलन नहीं शुरू हुआ। कभी कहीं पर हो गया, उसके 10-15 दिन या 20 दिन बाद कहीं और छिड़ गया, तो उसकी वजह से भी आंदोलन में कमी आई। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरा, हमारे जो सिपाही जो हमारे लोग थे उनके पास अंग्रेज़ों की तरह आधुनिक हथियार वगैरह नहीं थे। हमारे वालों के पास वही पुराने तलवार, भाले, तीर कमान, ज़्यादातर वही चीज़ें थी। तो कुछ ना कुछ ये सारी कमियां थी जिनकी वजह से हम इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन अंग्रेज़ों के सिस्टम में उल्ट फुल्ट ज़रूर करवा दिया। ठीक है, उनको एक ऐसा सबक मिल गया कि उनको ये एहसास हो गया कि हाँ, भारतीय चुप बैठने वाले नहीं है। अगर उनका शोषण ज़्यादा किया जाएगा तो वो तुम्हें मदद चखा सकते हैं। तो ये सब बातें महसूस हो गई थी। अब कंपनी ने फिर क्या किया, बहुत सारे बदलाव किए, उसका इस आंदोलन के बदले एक पलटवार किया। वो क्या रहे वो अब इसमें पढ़ते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोही के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। मतलब जहाँ से जिन जगहों पे मुख्य ज़्यादा विद्रोह छिड़ा हुआ था ना, वहाँ पर धावा बोल दिया। इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए गए, ये सब चीज़ें कर ली गई। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। जिस दिल्ली के ऊपर अंग्रेज़ों का पहले कब्जा था, फिर इस आंदोलन के बीच में उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया था, वहाँ पर फिर से इनका कब्जा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। रंगून जो है वो आज हमारा जो ये पहले सारा जो ये बर्मा वगैरह का जो एरिया है ये सारा इसके अंदर ही आता है। तो इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। देखो, एक ऐसा वंश जिसने भारत के ऊपर बड़ी जिसने अपने शासनकाल में बहुत ऊंचाइयों को छुआ, मुगल वंश, उसका जो अंतिम शासक था, बादशाह था, उसकी मौत देखो कहाँ हुई, एक जेल के अंदर हुई। उसको 2 गज कफन कहते हैं ना, कपड़ा, वो भी नसीब नहीं हो पाया था। एक ऐसे अकबर जैसे जो सम्राट थे, उनका वंशज। तो ये किस्मत की बात होती है। देखो वक्त क्या करवा देता, हालात कैसे मनुष्य को कहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप एहसास कर सकते हो कि कोई ज़रूरी नहीं, तो कोई अगर अमीर है, पैसे वाला है, तो वो हमेशा सुख रहेगा। हो सकता है जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए। तो यहाँ पर ये बदलाव, ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कैसे एक बादशाह का वंशज जो था वो किस तरह से एक जेल के अंदर मारा गया।
तो आपको ध्यान रखना ये 1862 में जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी और 1858 में रंगून की जेल में इनको भेजा गया। किस किस को? उनकी पत्नी जीनत महल को, बेगम जीनत महल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, मतलब लखनऊ फिर से लखनऊ भी उनके अंडर में आ गया था, अंग्रेजों के अंडर में। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। मतलब ये थोड़ा सा छुप के युद्ध करते रहे उनके ऊपर। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं को उत्साह मिला था, उसी तरह यहाँ पे एक वर्ड की मिस्टेक होगी। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे अंग्रेज विद्रोह को कुचल रहे थे ना, उससे भी जो हमारे लोग थे उनकी हार होती जा रही थी। इसकी वजह से उनकी हिम्मत टूट गई, उनके अंदर जो जोश था ना वो थोड़ा सा शांत होने लगा था। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगी और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखो, लोगों को आश्वासन दिया गया, मतलब एक तरह से लालच दिखाया जा रहा था कि हम तुम्हारे ऊपर कोई विद्रोह नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं चलाएंगे, तुम्हारी ज़मीनें वापस दे देंगे। अगर तुमने हत्या नहीं की ना, सिर्फ आंदोलन में भाग लिया है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। बहुत सारी बातें ऐसी मतलब उनको कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्या कर दिया गया, उनको बहुत सारे सिपाही जो थे विद्रोही जो उन्होंने पकड़े, उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया और उनको फांसी की सज़ा भी दी गई। तो ऐसे किया, मतलब कितने ही क्रूर रहे हैं ये, बहुत ही क्रूरता भरी हुई थी इनके अंदर, वो इसमें दिखाई गई है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, देखिए। अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं। देखो, अंग्रेज जो हैं वो दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। ये पिक्चर ड्रॉ की गई है, दिल्ली गेट, ये कश्मीरी गेट दिखाया गया है। आगे आप एक यहाँ पर देख सकते हो, ये कानपुर के बारे में दिखाया गया। अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। तो किस तरह से वो मतलब विद्रोह को कुचलने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे थे। आगे है विद्रोह के बाद के साल। अब जो ये विद्रोह खत्म हो गया था उसके बाद के जो साल थे, फिर क्या हुआ, क्या बदलाव आए, क्या क्या परिस्थितियाँ देखने को मिली हमारे भारत के अंदर। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया था। मतलब आंदोलन के अगले 2 साल तक उन्होंने लगभग पूरा फिर से अपने हैंडल में सारा कुछ ले लिया था। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। मतलब जो रूल रेगुलेशन उन्होंने पहले बना रखे थे ना, अब उसके अकॉर्डिंग उनको वो काम नहीं कर सकते थे। अब बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। अब वो देखो, यहाँ पर बहुत सारे चेंज किए जाएंगे, बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, जिससे एक तरह का मतलब ये कह सकते हैं ये असर देखा जा सकता है इस क्रांति की वजह से। इसमें सबसे पहले जो बदलाव किया गया वो ये था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिश संसद थी लंदन के अंदर, वहाँ पर एक नया कानून बनाया गया और कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर राज कर रही थी, अब उनका शासन यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। अब ये सीधा डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, महारानी के अकॉर्डिंग चला गया। पहले यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बनाए जाते थे उसको चेंज करके वायसराय बना दिया गया। अब देखो, पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब क्या हो गए, वायसराय। ठीक है, अब वो वायसराय किसके अंडर में होता था, सीधा रानी के अंडर में होता था। ये इस तरह से कुछ बनाया गया। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, वहाँ का जो मंत्रिमंडल था, उसके एक मेंबर को क्या कर दिया, इंडिया के अंदर नियुक्त कर दिया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें जितने भी इंडिया से संबंधित जो भी मैटर होंगे ना, वो सारे तुम्हें हैंडल करने होंगे। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो इंडिया काउंसिल क्या थी? इंडिया काउंसिल ये थी कि कंपनी का शासन समाप्त करने के बाद, या फिर ये कर सकते हो, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, मतलब एक कमेटी का गठन किया, काउंसिल का गठन कर दिया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया, मतलब जो पहले गवर्नर जनरल होता था ना, उसको चेंज करके क्या, उसको कौन से पद में चेंज कर दिया, कौन से ओहदे में चेंज कर दिया? वायसराय में। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। मतलब इसका सारा कंक्लूजन ये है ना कि अंग्रेजी सरकार जो थी, अब उसने कंपनी को समाप्त करके सारा कुछ अपने अंडर में ले लिया। पहले कंपनी राज करती थी, अब सीधी महारानी जो थी इंग्लैंड की, वो अपने देख रहे अपने वायसराय की सहायता से हमारे ऊपर राज कर रही थी। तो पहला बदलाव तो ये था। दूसरा बदलाव देखिए क्या किया गया। दूसरा बदलाव किया गया वो ये था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। मतलब भारत के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय भी जो बचे हुए थे, उनको ये आश्वासन दिया गया कि अब तुम्हारी ज़मीनों पर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। मतलब ये कह दिया कि तुम्हारा जो राजपाट है ना, जो तुम्हारा क्षेत्र है, जो तुम्हारी ज़मीन है, वो चाहे तुम संभालो, चाहे तुम्हारा बेटा, मतलब जो तुम्हारे वंशज है वो संभाले, और चाहे तुम गोद लेकर, अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है ना, तो चाहे तुम किसी को गोद लेकर उसको सौंप दो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब ये सिस्टम, ये बदलाव आ गया। यानी कि जो पहले वो जो लैप्स नीति थी, एक तरह से वो ख़त्म होगी ना अब। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे देगी। मतलब लेकिन एक बात, कंडीशन रख दी कि तुम्हें काम तो तुम अपने तरीके, मतलब जो राज है ना, शासन है, वो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अंडर में किसके रहना है, काम किसके नीचे में करना है? हमारी महारानी के। तुम हमारी महारानी को अपने ऊपर मानोगे और उसी के तहत काम काज कर सकते हो। तीसरा बदलाव क्या गया? सेना में बदलाव किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। अब देखो इसमें बता ये कि मतलब क्या किया, क्यों किया गया ये बदलाव? क्योंकि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? विद्रोह सैनिकों की वजह से तो शुरू हुआ था। अगर वो साथ न देते तो मतलब जो और लोग थे वो इतनी तरक्की नहीं कर पाते विद्रोह के अंदर। तो इसी वजह से उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि भाई ये फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं अगर सैनिक यहाँ पर रहे। तो सैनिक जो थी, रेशो जिसको हम कहते हैं, आप मैथ में पढ़ते होगे एक टॉपिक, रेशो का टॉपिक आपने कभी पढ़ा होगा। तो रेशो मतलब अनुपात जो होता है। तो इंडियन जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उनकी संख्या कम और यूरोपीय सिपाहियों को ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा क्या कर दिया कि जो अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो सिपाहियों की भर्ती करनी थी ना, वहाँ से कोई भर्ती नहीं की। वहाँ से भर्ती करने की बजाय उन्होंने किनको तैनात कर दिया? गोरखा, सिख और पठान जैसे सिपाही ही भर्ती किए गए। देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिखों का जो सहयोग था इस आंदोलन में था तो, लेकिन थोड़ा सा कम रहा। जो सेना में भर्ती थे ना, उनका थोड़ा सा सहयोग कम मिला। उसके पीछे कारण ये था अंग्रेज़ों की नीति। अंग्रेज़ों ने सिखों को भड़काया। सिखों से ये कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों का साथ दोगे, इस आंदोलन में तो मुस्लिम भी हैं, इस क्रांति में तो मुसलमान हैं, तुम मुसलमानों का साथ क्यों दे रहे हो? मुसलमानों ने तो तुम्हारे गुरुओं को मतलब जिंदा वो करवा दिया था, मतलब जिंदा कटवा दिया गया था, कई गुरुओं को जला भी दिया गया था। तो मतलब एक
वो एक क्रूर था सिस्टम। तो उनको इस तरह से उनका माइंड क्या किया गया, डाइवर्ट किया गया। इस वजह से जो सिख थे, इस जो सेना के अंदर सिख थे, उन्होंने थोड़ा सा कम सहयोग किया हमारे इस आंदोलन में, हमारे राजाओं का। उसके पीछे एक सीधी सी बात है भाई, देखो उनका कसूर नहीं है। अब कई बार आज हम पुरानी बातों को लेकर बहुत सारी बहस करते हैं, बहुत सारे झगड़े करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने समय में क्या हुआ वो हो गया, क्या पता किसकी कमी रही हो। लेकिन आज अगर तुम पुराने मुद्दों को उठाकर लड़ाइयाँ कर रहे हो तो वो एक गलत बात है। इनको भी बहकाया गया कि तुम्हारे गुरुओं को तो मुसलमानों ने मारा था, मुगलों के कई जो औरंगजेब थे उसने मरवाया था तुम्हारे कई गुरुओं को। तो इस तरह से उनको भड़काकर उनका दिमाग का जो मतलब एक तरह से ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, जैसे जो लोग थोड़े से ये जो आतंकवादी टाइप लोग होते हैं ना, आप उनको कितना कुछ समझाओ उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वो ऐसा क्यों हो जाता है, उनको थोड़ा सा बहकाया जाता है, उनको काफ़ी बहकाया जाता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा बहकाया गया और इनके सहयोग को रोक दिया गया। तो इसी वजह से फिर इनको थोड़ा सा ये एक तरह से लालच भी दिखा दिया कि तुम्हें सेना में भर्ती कर रहे हैं, देखो तुमने सहयोग नहीं किया। तो एक थोड़ा सा ये इनका हुआ। लेकिन आज के समय में, लेकिन अगर आज हम इस पे बहस करने लग जाएं कि तुमने आज 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, तुमने सहयोग नहीं किया, ये वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस समय के लोगों की हालात थे, आज जो है वो अलग सिचुएशन है, अलग सिस्टम है। तो हमें पीछे वाली घटनाओं के ऊपर आज के लोगों से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आप अच्छे से अपने दिमाग में एक चीज़ सेट करके रखना। चौथा जो पॉइंट है बेटा वो है सेना में चौथा जो पॉइंट रहेगा वो मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अब मुसलमानों से थोड़ा सा ये भय खाने लगे थे। क्यों खाने लगे? क्योंकि इन्हें डर था कि उनको ये लग रहा था कि ये जो विद्रोह था ना, ये इनकी वजह से ज़्यादा खड़ा हुआ है, इनका बहुत ज़्यादा वो रहा। तो इसलिए उनको जो है सेना में भी नहीं भर्ती करते थे, मतलब इतना ज़्यादा, और उनकी ज़मीन भी जो थी वो जब्त करने की कोशिश की जाती थी ताकि इनको और ज़्यादा कमज़ोर किया जाए। उसके अलावा क्या था, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, कि जो तुम्हारे रीति रिवाज हैं, जो तुम धर्म हैं, जो भी तुम्हारी परंपराएं हैं, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो है ठीक है। उसके अलावा हम उनका सम्मान भी करेंगे। अब तुम्हारे साथ कोई इस तरह का धार्मिक या रीति रिवाजों के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 6th पॉइंट ये था, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई गई। ये कहा गया कि जो ज़मींदार हैं, जो ज़मीनों के मालिक है, भूस्वामी है, अब उनके अधिकार जो होंगे उनकी रक्षा की जाएगी, उसके लिए अच्छे कानून बनाए जाएंगे। तो ये सारे मतलब बदलाव हुए, 6 बदलाव हमने इसमें पढ़े। देखो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में भी ये पूछा जाता है और है भी आपके बुक एक्सरसाइज में भी। लेकिन वैसे भी आप इसको ध्यान रखो, आपकी आगे की वाली लाइफ की में भी काम आएगा, आगे के लिए भी। तो 4 बदलाव किए। पहला बदलाव क्या था, कंपनी के शासन को समाप्त करके। देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर इसी तरीके से आप लर्न भी कर लेना, इतनी डिटेल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है हर पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, पहला पॉइंट क्या था कि कंपनी के शासन को समाप्त करके साम्राज्य महारानी ने खुद के हाथों में ले लिया। वायसराय का पद तैयार किया गया गवर्नर जनरल की जगह पर। मतलब पहला पॉइंट ये रहेगा इस तरह का। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, भारतीय शासकों को अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन उन्हें महारानी को अपना अधिपति स्वीकार करना होगा। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, देखो दूसरा पॉइंट फिर से बोल देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि भारतीय शासकों को अपने तरीके से कामकाज करने की स्वतंत्रता दे दी गई और उनकी ज़मीनों पर कब्जा न करने का वादा भी किया गया। लेकिन एक शर्त ये रखी गई कि भारतीय राजाओं को ब्रिटेन की महारानी का अधिपति या उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। तीसरा पॉइंट, सेना में भारतीय सिपाहियों की जगह यूरोपीय सिपाहियों की भर्ती की गई। चौथा पॉइंट ये रहेगा, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति ज़्यादा जब्त की गई, उन्हें शत्रु के भाव से देखा जाने लगा। 5th पॉइंट ये रहेगा, अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का वादा किया, उनका सम्मान करने का वादा किया। और 6th पॉइंट आप ये बनाओगे, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा, मतलब भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा
करने हेतु उनकी ज़मीन से जुड़े हुए कई नए कानून, नई नीतियाँ बनाई गई। तो ये थे बेटा वो 6 पॉइंट जो आपको याद करने हैं। उसके बाद क्या कहता है, इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो ये जितना हम पढ़ गए वो एक अलग सिस्टम था, अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ। तो मतलब एक नया चरण शुरू होगा जो इतिहास के अंदर आता है, हिस्ट्री का एक नया, आप ये सकते हो न्यू लेवल जो है वो शुरू होगा इस जो 1857 के बाद माना जाता है। कुछ यहाँ पर पिक्चर्स में प्लेसेस दिए गए हैं। उत्तरी भारत विद्रोह के प्रमुख केंद्र, जो उत्तर भारत में प्रमुख विद्रोह केंद्र थे ना, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। तो रोहतक है, इसमें देखो दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली और ये और भी कई जगह हैं जहाँ पर जो मतलब आंदोलन एक्टिव रहा। ये सारे केंद्र के रूप में रहे। जहाँ पर रेड कलर की जो ट्रायंगल है वो शो कर रही है विद्रोह के मुख्य केंद्र, और जहाँ ब्लैक कलर के हैं वहाँ वो अन्य केंद्र हैं। तो ये अन्य और मुख्य सभी तरह के इसमें केंद्र शो किए गए हैं। उसके बाद फिर क्या है इसमें, उसके बाद है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। ये जो टॉपिक है ये आप खुद रीड करेंगे, ये दिया क्यों गया है। इसमें ये बताया गया एक मतलब कुछ जगहों के बारे में बताया गया है कि किस तरह 1857 से बहुत पहले ही क्रांति जो थी उसकी आगाज़ शुरू हो गई थी। मतलब अंग्रेज़ों के शासन से परेशान होकर कई जगह विद्रोह शुरू हुए थे। तो ये उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि कहाँ कैसे वहाँ पर मतलब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उनमें बहुत सारे बदलाव किए गए जिससे वो परेशान थे। फिर वहाँ पर भी मतलब एक तरह से बहुत सारे बदलाव किए गए। ये सारी बातें इसमें दी गई है। तो ये एक और एक्स्ट्रा कहानी है जो हमने पढ़ी है, वो 1857 की है, लेकिन ये 1817 के आसपास की मिलेगी हमें और उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये आप बेटा खुद रीड करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी और जानकारी इसमें मिल जाए, और रीड जरूर करना बेटा, ये नहीं कि आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ दिया गया है, परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर का इसमें क्या कहना चाहता है, जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। मतलब चीन की बात की जा रही है यहाँ पर। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म हुआ। देखो 1850 मतलब हमारी क्रांति से 7 साल पहले शुरू हुआ और हमारी क्रांति के 3 साल बाद जाकर ख़त्म हुआ। होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। देखो चीन के अंदर की बात की जा रही है कि होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों जो मेहनतकश गरीब लोग थे उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए एक साम्राज्य की स्थापना की। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड, ताइपिंग विद्रोह। तो ताइपिंग विद्रोह किसके द्वारा किया गया, होंग जिकुआंग के नेतृत्व में किया गया। कहाँ पर किया गया, चीन में किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद करना। होंग जिकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्म के खिलाफ थे। मतलब जो ये दो तरह की जो वहाँ पर पहले से परंपराएं चलती आ रही थी इन धर्मों से रिलेटेड, इन कम्युनिटी से रिलेटेड, वो उनके खिलाफ हो गए थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा। मतलब जो ताइपिंग के विद्रोही थे वो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो क्या थे, मतलब जो ईसाई धर्म को मानना चाहते थे। आगे उसमें कहते हैं जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, मतलब खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे आज आपके पास गाड़ी बंगला ये सब है ना, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीबी वाला कोई चक्कर नहीं होगा। जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। जहाँ पर देखो
कुछ चीज़ें ये चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है ना हमें कि शराब, तंबाकू सेवन, ये इन चीज़ों पे, वेश्यावृत्ति, गुलामी, इन सभी चीज़ों पे क्या की जा रही है, पाबंदी लगाने के लिए लोग विद्रोह कर रहे हैं। सामाजिक एकता और समानता स्थापित करने के लिए लोग विद्रोह कर रहे हैं। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। अब जो इसको दबाने की कोशिश कर रहा था वो था किंग साम्राज्य का जो बादशाह था, तो उसकी हेल्प किसने की फिर? अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने। मतलब वो अकेला इस विद्रोह को संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने अंग्रेज़ों की हेल्प ली और अंग्रेज़ों ने उनकी मदद भी की। तो ये था बेटा हमारा 5th चैप्टर और इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो आप शुरू करोगे वो सिविक्स हम शुरू करेंगे। बाकी इसमें बुक एक्सरसाइज दी गई है, जैसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, मेनली तो इसमें क्वेश्चन आंसर ही हैं और तो इसमें कुछ नहीं है। ये सारे के सारे अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है ना, तो आपको नोट्स, हेल्प बुक किसी की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है ना आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहा करो। जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है ना टीचर के द्वारा, तो आप कोशिश क्या करो उन चीज़ों को अच्छे से कैच करने की। और फिर दूसरी क्या कोशिश करनी है? दूसरी कोशिश इन क्वेश्चन को बुक में से ढूंढो, काफ़ी अच्छा रहेगा और एक अलग एक्सपीरियंस होगा और वो चीज़ें तुम्हें याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेगी। नोट्स में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है कई बार, क्योंकि वो तैयार करने में थोड़ी सी वहाँ पर लैंग्वेज अलग है। लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया ना और बुक में इन्हीं क्वेश्चनों को ढूंढ के बुक में से कर लोगे, आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका कि सोचोगे सर कि जब हम एग्ज़ाम देंगे, जब टेस्ट देंगे तो उसमें आंसर हमने बुक वाला लिख दिया और नोट्स में कुछ थोड़ा सा अलग था। वो कुछ नहीं होता। आपने अगर टॉपिक अच्छे से समझा है ना तो, और क्वेश्चन को समझ के कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हिस्ट्री में कुछ भी लिख दो से काम चलने वाला नहीं है। अब ये आज का जो सिस्टम है ना उसमें अच्छे से चेकिंग होती है। तो आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को समझो कि किसके बारे में पूछा गया है। जैसे देखो इसमें अब ये है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज़ क्यों था? तो यहाँ पर हमें सिपाहियों को जो कारतूस दिए गए थे ना, राइफल वाले, जिसमें चर्बी वाले जो कारतूस बोले जाते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ऐतराज़ क्यों था, क्योंकि उनको ये बताया गया कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को उपयोग करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से इनके ऊपर की परत को हटाना पड़ता था, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोग इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि हिंदू लोग गाय को अपना पवित्र पशु के रूप में मानते थे और मुसलमान सूअर को अपना पवित्र पशु के रूप में मानते हैं। इस वजह से उन्होंने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। तो इस तरह का आंसर रहेगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, मतलब आप जब पढ़ोगे तो अच्छे से ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद आप एक बार बुक में से कोशिश किया करो। जब लगे ना कि नई बात बन पा रही तो आप फिर वहाँ पर भी हेल्प ले सकते हो नोट्स की, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।